नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कैरियर मोटिवेशन में आपका स्वागत है। सूचना के अधिकार 2005 के प्रथम भाग में हम लोगों ने अध्याय 1 से अध्याय 4 के बारे में डिस्कशन किया था और उसके बारे में थोड़ा सा मैं संक्षेप में फिर से बता दूं कि अध्याय 1 में परिभाषाओं का उल्लेख है, जिसमें पर व्यक्ति, थर्ड पार्टी, सूचना को डिफाइन किया गया है, कंपिटेंट अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी डिफाइन किया गया है। इसके बारे में मैंने डिस्कशन पिछले वीडियो में किया था। इसका जो चैप्टर 2 है उसमें जन सूचना अधिकारी PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पदनाम और उसकी नियुक्ति का उल्लेख किया गया था इसके धारा 5 में। और यह भी कहा गया था कि इसकी धारा 5 के सबसेक्शन 4 में कि इसकी मदद के लिए, इसकी सहायता के लिए कार्मिक और एक सहायक अधिकारी होगा जो जन सूचना अधिकारी के रूप में अपने काम करने के लिए जवाबदेह होगा। ठीक है। और धारा 6 के सबसेक्शन 3 में सूचना के अंतरण की बात थी, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर किसी जन सूचना अधिकारी से संबंधित सूचना नहीं है तो अनुरोध पत्र प्राप्त होने के 5 दिन के अंदर वो जहां से संबंधित सूचना होगा उस प्राधिकारी के पास भेज देगा और उसकी सूचना जिसने रिप्रेजेंटेशन दिया है, जिसने अनुरोध किया है, सूचना जिसने मांगी है, उसको भी जानकारी दे देगा। ये अनुच्छेद या धारा 6 के सबसेक्शन 3 में है। ठीक है। धारा 7(1) के अंतर्गत सूचना की मांग की जाती है और इसमें फीस का उल्लेख है कि आप 10 रुपये का बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर, नगद या बैंकर चेक आप देंगे। ठीक है। धारा 7 के सबसेक्शन 8 में सूचना यदि सूचना अधिकारी नहीं देता है, जन सूचना अधिकारी, तो धारा 7 के सबसेक्शन 8 के अनुसार स्पष्ट बताएगा कि हम आपको सूचना क्यों नहीं दे रहे हैं और जिस बिंदु की सूचना नहीं दिया जा रहा उसका कारण बताएगा और तथा अपीली अधिकारी का नाम, उसके कार्यालय का नाम का उल्लेख करेगा। ये जन सूचना अधिकार में स्पष्ट किया गया है। ये धारा 7 के सबसेक्शन 8 में लिखा गया है कि आप अपने प्रथम अपीली अधिकारी का नाम स्वयं बताएंगे, जन सूचना अधिकारी बताएगा, उसका पता बताएगा कि आप यदि सूचना से असंतुष्ट हैं तो आप 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील कर सकते हैं। ठीक। धारा 8 का सबसेक्शन 1 सूचना के प्रकट किए जाने से छूट दी गई है। धारा 8 का सबसेक्शन 1, इसके अंतर्गत 8A से लेकर 8J तक के बिंदु हैं, कौन कौन सी सूचनाएं नहीं दी जाएगी। मैंने पिछले वीडियो में बताया है। 2 विशेष रूप से, एक तो व्यक्तिगत सूचना हो, निजी सूचना हो, और दूसरा किसी व्यक्ति विशेष की सुरक्षा संबंधी सूचना हो। ठीक है। और इसके अलावा अन्य सूचनाएं A से लेकर J तक में उल्लेख है। जब कोई जन सूचना अधिकारी इसी संबंधित सूचना होती है तो वो धारा 8 के सबसेक्शन A के पार्ट A से लेकर J तक जिससे वो आच्छादित है उसका उल्लेख करके बता देता है कि इससे आप आच्छादित है, सूचना आपको नहीं दी जा सकती। धारा 11 में थर्ड पार्टी का उल्लेख किया गया है कि यदि थर्ड पार्टी से संबंधित सूचना है, यानी कि किसी संगठन से किसी व्यक्ति ने सूचना मांगी और वो संगठन की सूचना और उस व्यक्ति की सूचना ना होकर किसी थर्ड पर्सन की सूचना है, यानी कि A से सूचना मांग रहा है B, तो वो सूचना ना तो A से संबंधित है यानी कि संगठन से संबंधित है और ना ही वो B से संबंधित है, बल्कि किसी C से संबंधित है, तो वो पर व्यक्ति हो गया थर्ड पार्टी। उस थर्ड पार्टी की सूचना जन सूचना अधिकारी बिना पर व्यक्ति की मर्जी के, उसको मौका दिए बिना, सुनवाई का मौका दिए बिना नहीं देगा। ठीक है। तो आप समझ गए, पर व्यक्ति की सूचना के लिए जब आपसे जन सूचना अधिकारी से सूचना मांगी जाएगी और वो पर व्यक्ति की सूचना है, थर्ड पार्टी की सूचना है, तो जन सूचना अधिकारी अनुरोध पत्र प्राप्त होने के 5 दिन के अंदर नोटिस भेज देगा उस थर्ड पार्टी को कि आपके संबंध में ये सूचनाएं मांगी गई हैं। आप लिखित में या मौखिक रूप से कार्यालय में उपस्थित होकर आप स्पष्ट कर दें कि सूचना, आपकी सूचना देनी है अथवा नहीं देनी है।
यदि उसने नहीं देने का उल्लेख कर दिया है तो इसकी सूचना मांगने वाले को दे दी जाएगी। किसी भी दशा में बिना परिव्यक्त को सुने हुए, चाहे जन सूचना अधिकारी हो, चाहे अपीलीय अधिकारी हो या सेकंड अपीलीय अधिकारी आयोग हो, थर्ड पार्टी को बिना पूर्ण सुनने का मौका दिए उसके बारे में सूचना नहीं देगा। ठीक, तो आपको ये परिव्यक्त के बारे में बता दिया गया। और अब आता है अध्याय 3। अध्याय 3 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग का उल्लेख किया गया है। ये बताया गया है केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और 10 से अनधिक, नॉट मोर देन 10 सूचना आयुक्त होंगे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाएगी। ठीक है, इनकी कार्यावधि 3 वर्ष होगी। ध्यान रहे 2005 के एक्ट में 5 साल किया गया था, 2019 में चेंज करके 3 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, वह सूचना आयुक्त तथा मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में दोनों पदों पर अगर उसकी नियुक्ति होती है चयन के द्वारा तो अधिकतम 5 साल से ज्यादा तैनात नहीं रहेगा। इसकी नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय, मतलब चयन के लिए, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे लेकिन सिलेक्शन के लिए 3 सदस्यीय कमेटी है। प्रधानमंत्री जी अध्यक्षता करते हैं और लोकसभा के विपक्ष के नेता इसके सदस्य हैं और प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेट एक कैबिनेट दर्जे के मंत्री इसके सदस्य हैं। तो ये 3 सदस्यीय कमेटी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और कमिश्नर्स के चयन की लिस्ट बनाएगी, यानी कि इसकी संस्तुति करेगी राष्ट्रपति महोदय को कि आप इनकी नियुक्ति कर दें। ठीक, इनके वेतन भत्ते आदि के संबंध में सक्षम प्राधिकारी यानी कि सक्षम सरकार, जो कि लोकसभा संसद राष्ट्रपति महोदय हैं, वो बनाते हैं। तो उन्होंने इनकी वेतन आदि के बारे में नियम बनाया है सन 2019 में, 24 अक्टूबर 2019 को। ये कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन 2,50,000 प्लस महंगाई भत्ता जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, और अन्य जो केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं उनको 2,25,000 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलेगा। आपको बता दें 2,50,000 का वेतन कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर का वेतन मुख्य सूचना आयुक्त को मिलता है और 2,25,000 राज्य के मुख्य सचिव के वेतन होता है, तो 2,25,000 केंद्रीय सूचना आयुक्तों का होता है। ठीक है, इसके अलावा यह भी कहा गया है कि इनको मकान किराया भत्ता मिलेगा यदि इनको 2,50,000 और 2,25,000 के वेतनमान वाले पद जो भारत सरकार में है उस कैटेगरी का मकान अगर नहीं मिलता है तो उसी के इक्विवेलेंट उन्हें एचआरए दिया जाएगा। ठीक है, अर्जित अवकाश वैसे ही मिलेगा जैसे कि उसके समान 2,50,000 और 2,25,000 वेतन वाले अन्य अधिकारियों को मिलता है, यानी कैबिनेट सेक्रेटरी को मिलता है। चिकित्सा सुविधा भी मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा एलटीसी, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता उसी प्रकार से मिलेगा जैसे कि इस वेतनमान वाले अधिकारियों को दिया जाता है। ठीक है, ये नियम बनाए गए हैं। अब आता है कि इनके अर्हताएं आपको बता दिया। हटाने का तरीका क्या है, इनको चाहे मुख्य सूचना आयुक्त हो केंद्र के, चाहे अन्य सूचना आयुक्त हो केंद्र के, इनको हटाने की प्रक्रिया वैसे ही है। हाँ, इनको हटाने के लिए राष्ट्रपति महोदय उच्चतम न्यायालय से जो जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी कदाचार के आधार पर, साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर, 2 आधार हैं जिसके आधार पर हटाए जा सकते हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के आधार पर, उस आधार पर वो हटाए जाएंगे। ठीक, अब आता है अध्याय 4। अध्याय 4 में राज्य सूचना आयोग के बारे में, वहां पर भी सेम केंद्र वाली पूरी तरीका है, बस वेतन में अंतर है। मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन 25,000 रुपये, 2,25,000 है और अन्य सूचना आयुक्तों का वेतन भी 2,25,000 है। यहाँ दोनों का बराबर है। अंतर ध्यान रखिएगा, केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन 2.5 लाख,
अन्य सूचना आयुक्तों का वेतन 2,25,000। लेकिन राज्य सूचना आयोगों में चाहे मुख्य सूचना आयुक्त हो या अन्य सूचना आयुक्त हो, सभी का वेतन समान 2,25,000 है। अब उसके आगे मैं डिस्कशन कर रहा हूं अध्याय 5। एक बात और ध्यान रखिए, पेपर में आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में कि आरटीआई का मूल स्रोत क्या है। मतलब कि आपको मैं कई बार बताया है कि कोई भी एक्ट होता है, कोई भी विधि होती है, कोई भी संविधि स्टेचुटस होता है या स्टेचुटरी लॉ होता है, वो संविधान के किसी न किसी आर्टिकल के अधीन होता है। तो सूचना का अधिकार 2005 भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 का सबसेक्शन 1 का के अंतर्गत जानने के अधिकार के अंतर्गत है। राइट टू नो के अंतर्गत ये कानून बनाया गया है। अध्याय 5 में सूचना आयोग की शक्तियां, उसके फंक्शंस, अपील और शास्तियां यानी कि पेनाल्टीज का उल्लेख किया गया है। अध्याय 5 धारा 18 ये कहता है सूचना आयोग जब अपना काम करेगा, जब सुनवाई करेगा, जब कोर्ट में बैठेगा सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त, तब उनके पास सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल न्यायालय के अधिकार हैं। तब उनके पास वही अथॉरिटी है जो एक सिविल कोर्ट की अथॉरिटी होती है। ठीक, वो किसी को सम्मन जारी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से अभिलेखों को मंगा सकते हैं, शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य ले सकते हैं, साक्ष्य देने के लिए विवश कर सकते हैं, दस्तावेज मंगा सकते हैं, दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं। किसी न्यायालय या कार्यालय के अधीन यदि लोक अभिलेख हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनकी प्रतियां मंगा सकते हैं। ये उनके पास सिविल राइट हैं। धारा 19 कहता है कि यदि पीआईओ यानी जन सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने के यानी कि सूचना का अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं या सूचना संतोषजनक नहीं है, तो 30 दिन के बाद सूचना मांगने वाला व्यक्ति, सूचना का अनुरोध करने वाला व्यक्ति प्रथम अपील करेगा और यह प्रथम अपील सक्षम प्राधिकारी के समक्ष किया जाएगा। प्रथम अपीली अधिकारी का उल्लेख उसी आरटीआई में, आरटीआई जो प्रथम आपके पीआईओ है, पीआईओ जब बताएगा सूचना संतोषजनक अगर लगता नहीं है तो स्वयं पीआईओ कहेगा कि आप हमारे अगर सूचना संतुष्ट नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं 30 दिन के अंदर। अपीली अधिकारी का नाम ये है। कभी कभी सूचना दी ही नहीं जाती है, तब वह स्वयं पूछ सकता है पीआईओ से कि आपके द्वारा सूचना नहीं दी गई है, कृपया प्रथम अपीली अधिकारी का नाम बताएं। और यदि ना फिर भी नहीं सूचना दी जाती है तो फिर ऐसी दशा में सीधे द्वितीय अपीली अधिकारी यानी कि सूचना आयोग को अपील की जा सकती है। ऐसी अपील सूचना आयोग स्वीकार कर लेता है। ठीक है, अगली बात है इसमें कि मान लीजिए प्रथम अपीली अधिकारी ने भी अपने 30 दिन के अंदर सुनवाई नहीं की और सुनवाई का मौका नहीं दिया या अपील का निस्तारण नहीं किया, तो द्वितीय अपील केंद्रीय राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग जैसी भी स्थिति हो, अगर भारत सरकार का कोई संगठन है या भारत सरकार से कोई सूचना मांगना चाहता है तो वो भेजेगा भारत सरकार के केंद्रीय सूचना आयोग दिल्ली को। अगर ये सूचना किसी राज्य के संगठन से है तो ये सूचना उस राज्य के राज्य सूचना आयोग को भेजा जाएगा। ठीक है, अब ये कब भेजा जाएगा? जब प्रथम अपील किए हुए 30 दिन से अधिक समय हो गया और सूचना प्राप्त नहीं हुई या सूचना अपूर्ण प्राप्त हुई है या सूचना संतोषजनक प्राप्त नहीं हुई है, तो वो 90 दिन के अंदर अवधि पूरी होने के 30 दिन की अवधि पूरी होने के 90 दिन के भीतर वो सूचना आयोग को उसको अपना प्रत्यावेदन दे सकता है। ध्यान रहे, प्रथम अपीली अधिकारी भी और द्वितीय अपीली अधिकारी भी ये इस प्रकार से कार्य करेंगे जैसे कि वो अर्ध न्यायिक कार्य है। वो नोटिस जारी करेंगे पीआईओ को और सूचना मांगने वाले को, एक दिन निर्धारित करेंगे, समय निर्धारित करेंगे और दोनों को सुनवाई का मौका देंगे। ये कहा गया है इस एक्ट में
कि सुनवाई इस प्रकार से होनी चाहिए और यह न्याय इस प्रकार से होना चाहिए कि केवल न्याय हो ही ना, बल्कि न्याय होता दिखे भी, यानी कि पूरी प्रक्रिया करके प्रथम और द्वितीय अपील सुननी चाहिए। तो आप समझ गए कि सूचना अधिकारी से, लोक सूचना अधिकारी से 30 दिन के अंदर सूचना प्राप्त होनी चाहिए। 30 दिन बाद आप प्रथम अपील कर सकते हैं उसी विभाग के प्रथम अपील अधिकारी के, ठीक है। और 30 दिन के बाद अगर सूचना प्रथम अपील अधिकारी से नहीं आती है तो आप उसके 90 दिन के अंदर आप राज्य सूचना आयोग या केंद्र सूचना आयोग, जिस आयोग से संबंधित सूचना है, राज्य से संबंधित सूचना है तो राज्य सूचना आयोग, केंद्र संबंधित सूचना है तो केंद्रीय सूचना आयोग को आप अपने वही प्रत्यावेदन प्रार्थना पत्र जो सूचना का है और जो सूचना प्राप्त हुई है जिससे आप असंतुष्ट हैं उसका उल्लेख करते हुए आप भेजेंगे, ठीक। अब आता है कि धारा 20 अध्याय 5 के धारा 20 पेनाल्टीज का है, सस्तियां, बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 20 याद रखिएगा कि धारा 20 पेनाल्टीज का है कि आरटीआई एक्ट 2005 में पेनाल्टी का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो ध्यान रहे, पीआईओ के ऐसा नहीं कि सूचना न देने पर ही पेनाल्टी लगती है। पेनाल्टी लगने के कई तरीके हो सकते हैं। नंबर 1, पीआईओ सूचना न दे, पीआईओ सूचना समय के अंतर्गत ना दे। मान लीजिए 30 दिन के अंदर दिया उसने सूचना और 30 दिन के अंदर सूचना नहीं दिया, उसको देना था 30 दिन के अंदर और उसने 60 दिन के अंदर सूचना दिया 2 महीने बाद, तो 30 दिन के पूरा होने के बाद अगले 30 दिन में अगर असद्भाव पूर्वक सूचना दिया है, सूचना देने में उसने जानबूझ के गलती किया है, तो अगले 30 दिन की प्रतिदिन के 250 रुपए के हिसाब से पेनाल्टी लगा सकता है। क्योंकि रीजन पूछेगा राज्य सूचना आयोग कि आपको 30 दिन के अंदर देना चाहिए था, इस दिन 30 दिन पूरा हुआ, बल्कि फिर आपने अगले 30 दिन बाद सूचना दिया है, तो आपने विलंब से सूचना क्यों दिया। यदि विलंब से सूचना का रीजन सद्भाव पूर्वक है, ये लगा कि वास्तव में उस सूचना को इकट्ठा करने में समय लगा, तो उस विलंब के लिए क्षमा कर सकता है, अन्यथा प्रत्येक विलंब के दिन के लिए 250 रुपए के दर से राज्य सूचना आयोग या केंद्र सूचना आयोग पेनाल्टी लगाएगा। ये 250 रुपए की दर से कितने, अधिकतम 25,000 रुपए तक का पेनाल्टी लगा सकता है। इसके पास राज्य सूचना आयोग और केंद्र सूचना आयोग के पास एक शक्ति और है। जब कोई सरकारी संस्थान होता है, आपका पब्लिक अथॉरिटी है, उसकी देख कर कि जानबूझकर ही पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने जानबूझकर हठधर्मता के कारण ये लगातार सूचना देने में आनाकानी कर रहा है, या ऐसा लगता है कि जानबूझकर भ्रामक सूचना दे रहा है, तो न केवल 25,000 तक की पेनाल्टी लगा सकते हैं राज्य सूचना आयोग और केंद्र सूचना आयोग, बल्कि उस अधिकारी के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी को उसके खिलाफ विभागीय नियमों में जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है उस कार्रवाई को करने के लिए भी लिख सकते हैं। दोनों चीजें हैं, पेनाल्टी भी, आर्थिक क्षति भी, और उसके विरुद्ध कार्रवाई की भी संस्तुति कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी पेनाल्टी किसी भी पीआईओ के विरुद्ध लगाई जाती है तो उससे पहले चेतावनी कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। अधरोपित अगर कोई सस्ती की जा रही है तो शो काज नोटिस जाएगा और सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा। यदि सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है और सीधे पेनाल्टी लगा दी गई है और कोई भी आपको नोटिस नहीं आई है चेतावनी की, तो आप सुनवाई के लिए धारा 20(1) के अंतर्गत आप आयोग के समक्ष प्रत्यावेदन देंगे कि महोदय, मेरे खिलाफ, पीआईओ के खिलाफ ये जुर्माना या सस्ती लगाई गई है, मेरी बात सुनने का मुझे अवसर दिया जाए। तो नोटिस जारी होगी, सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। यदि पीआईओ ने सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई से संतुष्ट कर दिया है आयोग को, जैसा कि अध्याय 6 में लिखा है धारा 21 में कि पीआईओ द्वारा सद्भाव पूर्व की गई कार्रवाई के विरुद्ध संरक्षण,
यदि आयोग को लगता है कि पीआईओ ने बहुत कोशिश किया सूचना देने की और तैयारी किया है, तो वो हो सकता है कि इस पेनाल्टी से उसे मुक्त कर दे और सूचना देने के लिए फिर से समय दे दे। ठीक है। अगला ये है कि आरटीआई ऑफिशियल सेक्रेटरी 1993 से अलग है। मतलब कि सूचना देते समय कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट 1923 से ये सूचना आच्छादित है, हम सूचना नहीं दे सकते। कहने का मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा, क्या ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट 1923 के अंतर्गत सूचना को आरटीआई के परिधि से बाहर रखा गया है? नहीं। आप ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट 1923 आरटीआई पर लागू नहीं होता है, यानी कि आरटीआई के अंतर्गत ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट 1923 लागू नहीं है। ठीक है। आरटीआई एक्ट 2005 के आदेश के विरुद्ध आप किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं दायर कर सकते कि राज्य सूचना आयोग के इस आदेश के विरुद्ध मुकदमा दायर कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, धारा 24 अनुसूची 2 में उल्लिखित संगठनों पर आरटीआई एक्ट लागू नहीं है। आपको पहले मैं पिछले वीडियो में बताया है कि 2 शेड्यूल है आरटीआई के अंतर्गत। पहले शेड्यूल में शपथ है, जिस शपथ को लेते हैं राज्य सूचना आयुक्त, केंद्र सूचना आयुक्त। ठीक है। और दूसरे शेड्यूल में कुछ संगठन है गवर्नमेंट के जो आरटीआई एक्ट से बाहर हैं। ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, उन संगठनों के संबंध में अगर भ्रष्टाचार या मानवाधिकार के अतिक्रमण के बारे में सूचना मांगी जा रही है, तो वो सूचना सीआईसी यानी केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य के सूचना आयोग के अनुमोदन से 45 दिन के भीतर दी जाएगी। यानी कि ये अनुसूची 2 में जो सरकारी संगठन है ये आरटीआई एक्ट से बाहर तो हैं, लेकिन भ्रष्टाचार एवं मानवाधिकार से संबंधित सूचना इनसे मांगी जा सकती है, लेकिन सूचना तभी दी जाएगी जब राज्य सूचना आयोग या केंद्र सूचना आयोग जिससे ये सूचना संबंधित है वो अनुमति दे दे, तो 45 दिन के अंदर दी जाएगी। ठीक है। तो ये आपके आरटीआई एक्ट के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। फिर से एक बात कर दूं, आरटीआई के अंतर्गत ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट 1923 लागू होता है, यानी कि ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट 1923 के जो नियम हैं आरटीआई के अंतर्गत लागू नहीं होंगे, बल्कि आपको सूचनाएं वो सभी देनी पड़ेंगी जो ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट 1923 के अंतर्गत दे नहीं थी। ठीक है। तो आरटीआई पर ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट 1923 लागू नहीं होता है। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को आप देखिए और जन सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एसआई, पुलिस, एपीओ, जुडिशरी, ऐसे लॉ से रिलेटेड जो भी संस्थाएं हैं या सामान्य अध्ययन के गवर्नेंस से संबंधित जो प्रश्न हैं, उनसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप या डिस्क्रिप्टिव टाइप प्रश्न आएंगे, उनको आप बहुत बेहतर तरीके से आसानी से हल कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।